Hello everyone, in this video I will tell you about the BSTC course first year book 1 चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड बच्चे और बचपन। जो BSTC की पहली बुक है बच्चे और बचपन, उसका क्या सिलेबस है, उसका क्या ब्लूप्रिंट है, उसके अंदर से कितने कितने चैप्टर्स आते हैं, कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है टेस्ट में, और आपको टेस्ट देने के लिए कितने घंटे लगते हैं। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आप सबको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो कवर पेज है बच्चे और बचपन जो है, जो कि चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड BSTC DLED पठन सामग्री वर्ष, जो कि इसके ऊपर लिखा हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे सबसे पहले कि जो इसका ब्लूप्रिंट है क्या है और उसके कितने नंबर है। सब इधर दिख रहा है कि ब्लूप्रिंट के अंदर 70 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन पेपर आता है। 70 मार्क्स में से पूरी की पूरी 7 इकाइयाँ यानी 7 यूनिट्स है, 7 यूनिट्स है, जिसके कितने कितने नंबर्स है, उनके नंबर डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं। सबसे पहले इकाई देखी जाए यूनिट 1 है, जो कि हमारी क्या है बचपन, जो कि 5 नंबर की आती है। चाइल्डहुड 5 नंबर की यूनिट है। इसके बाद में अगर इकाई दूसरी देखा जाए यानी बच्चों की संकल्पना यानी यूनिट 2 है, चिल्ड्रंस कॉन्सेप्ट, जो कि 10 नंबर की आती है। तीसरी यूनिट देखी जाए, तीसरी इकाई देखी जाए तो वो पर्सपेक्टिव ऑन चिल्ड्रंस डेवलपमेंट यानी बाल विकास के परिपेक्ष्य, जो कि 10 नंबर की आती है। नेक्स्ट है हमारी इकाई 4, जो कि शारीरिक विकास के बारे में होती है, यूनिट 4 फिजिकल डेवलपमेंट, जो कि पूरे के पूरे 10 नंबर की यूनिट है। नेक्स्ट इकाई है हमारी ये नैतिक एवं सामूहिकात्मक विकास यानी मॉरल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, जो कि 12 नंबर की आती है। नेक्स्ट हमारी जो यूनिट है इकाई 6 है, वो है सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण जो सोशलाइजेशन है वो भी 13 नंबर की यूनिट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। 7वीं यूनिट की बात की जाए तो वो हमारी है बच्चों के अध्ययन के तरीके यानी चिल्ड्रन स्टडी मेथड। ये सारे जो है हम एक एक करके देखेंगे, जिससे सबसे पहले तो हमको ये पता चल गया कि पूरी टोटल 7 यूनिट्स है और सब यूनिट्स के कितने मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे इजी तो सबसे पहले वाली यूनिट है 5 नंबर की। उसके बाद में जो है सबके एक ही जैसे नंबर है 10 10 10 और 12 13 10, यही सब। उसके बाद हम देखेंगे सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सिलेबस क्या है वो देखते हैं। सिलेबस से पहले मैं बताऊंगी कि ये जो छोटी सी चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जो आप जब भी आप पेपर देते हैं तो वो 3 घंटे का पेपर होता है। उसके जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 70 मार्क्स, रेस्ट 30 जो होते हैं वो आपके ये अलग होते हैं। सबसे पहले ये है कि जो पूरे टोटल क्वेश्चंस होते हैं वो 21 क्वेश्चन यानी पूरे 21 प्रश्न होते हैं। अगर प्रश्न 1 से 4 की बात की जाए, क्वेश्चन 1 से लेके 4 की बात की जाए तो वो आपके एक मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ टिक करने होते हैं सही आंसर को। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन 5 से लेके क्वेश्चन 9 यानी प्रश्न 5 से लेके प्रश्न 9, तो उसके अंदर 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। इसके अंदर 20 से 30 वर्ड्स यानी अक्षरों में लिखना होता है। उसके बाद क्वेश्चन 10 to 17 जो कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। इसमें 150 से 150 वर्ड्स लिखना होता है, 150 शब्दों में लिखना होता है। क्वेश्चन 18 से 21 की बात की जाए, जो कि 8 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, जो कि 250 वर्ड्स यानी 250 वर्ड्स के अंदर आपको इसके अंदर लिखना होता है। अब हम शुरू करते हैं कि सिलेबस जो है वो क्या है। सिलेबस में सबसे पहले हम देखेंगे कि इकाई 1 यानी बचपन यूनिट 1 जो है हमारी पूरी 7 यूनिट्स है। सबसे एक एक करके स्टार्टिंग करेंगे। पहले यूनिट 1 के बारे में बात करेंगे, फिर 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इकाई 1 है जो हमारी बचपन है, उसके अंदर क्या क्या है। स्वयं के बचपन के अनुभव, स्मरण और उनका विश्लेषण, बच्चों की छवि पर विमर्श, बाल साहित्य के संदर्भ में बच्चों के साथ काम करने वाले चिंतकों के विचार, कि जो भाई जॉन हॉल्ट, ES नील, विभिन्न समुदाय के बच्चों का बचपन। इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर स्वयं के बचपन के अनुभव यानी खुद के जो बचपन है उसका अनुभव, बच्चे अपने अनुभव से क्या सीखते हैं, और स्मरण और विश्लेषण, उससे क्या स्मरण करते हैं, उसका मेमोरी एंड एनालाइज कैसे करते हैं, बच्चों की छवि पर विमर्श, और उसी चीज का डिस्कशन ऑन चाइल्ड्स इमेज, बच्चों की छवि पर क्या विमर्श पड़ते हैं, क्या इफेक्ट पड़ते हैं, डिस्कशन करेंगे उसके बारे में। उसके बाद में बाल साहित्य के संदर्भ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर क्या होता है। साथ ही साथ ये देखेंगे कि जो बच्चे हैं वो उनके साथ काम करने वाले चिंतकों के विचारों से परिचय,
परिचय करवाएंगे जिन्होंने इस बच्चों के साथ काम किया है। इंट्रोडक्शन टू द आइडियाज ऑफ थिंकर्स वर्किंग विद द चिल्ड्रंस। वो कौन कौन लोग हैं? गिज्जू भाई, जॉन हॉल्ट, ए.एस. नील। विभिन्न समुदाय के बच्चों का बचपन। गिज्जू भाई, जॉन हॉल्ट, ए.एस. नील, चाइल्डहुड ऑफ चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज। क्या क्या है वो इसके अंदर हम जानेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये जो 3 मेन पर्सनालिटीज है, गिज्जू भाई, जॉन हॉल्ट और ए.एस. नील, टीचर्स रह चुके हैं। टीचर्स के साथ ये अच्छे ऑथर है जिन्होंने बच्चों के बदलाव के लिए बहुत सारे काम किए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो इकाई 2 है वो क्या है। इकाई 2 हमारी बच्चों की संकल्पना है जो कि यूनिट 2 है, चिल्ड्रंस कॉन्सेप्ट। इसके अंदर है कि ऐतिहासिक परिपेक्ष्य एवं समय के साथ की समझ और आज के संदर्भ में बचपन को आकार देने वाले प्रमुख पहलुओं का विश्लेषण, बाल अधिकारों की समझ, संकल्पना का विकास और आज के परिदृश्य में बाल अधिकार, शिक्षा के मौलिक अधिकार, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राजस्थान में समेकित बाल संरक्षण योजना, कार्यरत संरचना, बाल अधिकार का हन के लिए गठित समिति। तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे? ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ चेंजेस दैट ऑकर ओवर अ टाइम। क्या क्या समय के साथ बच्चों की जो पढ़ाई के तरीके हैं उनमें बदलाव आया है, जो टेक्निक्स जो बच्चे यूज करते हैं याद करने के लिए, आज के संदर्भ में बचपन को आकार देने वाले प्रमुख पहलुओं का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ एस्पेक्ट शेपिंग द चाइल्डहुड इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट। कौन सी चीजें हैं जिन्होंने बच्चों के बचपन को आकार दिया है। साथ ही नेक्स्ट हम देखेंगे बाल अधिकार की समझ, संकल्पना का विकास व आज के परिदृश्य में बाल अधिकार, डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ चिल्ड्रन राइट इन द टुडेज सिनेरियो। बाल अधिकार क्या है, उनकी समझ, उनका विकास और उनके परिदृश्य देखेंगे। साथ ही साथ देखेंगे शिक्षा के मौलिक अधिकार, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, फंडामेंटल राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, जो बच्चों का मौलिक अधिकार है पढ़ना। साथ ही साथ बच्चों की जो फ्री और कंपल्सरी यानी निःशुल्क और अनिवार्य पढ़ाई है वो होनी चाहिए, अधिकार अधिनियम 2009 में लागू की गई थी। उसके बाद राजस्थान में समेकित बाल संरक्षण योजना के कार्यरत संरचना, वर्किंग स्ट्रक्चर ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम इन राजस्थान में कौन सी स्कीमें लाई गई ताकि बच्चों के जो अधिकार है उनको वो प्रोटेक्ट किया जाए, बचाया जाए। बाल अधिकार को हनन के रोकने के लिए गठित समितियां, कौन सी कमिटीज है फॉर्म टू प्रिवेंट द वायलेशन ऑफ द चिल्ड्रन राइट, कौन सी कमिटियां हैं बनाई गई ताकि बच्चों के अधिकार हनन होने से रुक जाए। अब हम बात करेंगे यूनिट इकाई 3 की, बाल विकास के परिपेक्ष्य, पर्सपेक्टिव ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी बाल विकास की अवधारणाएं क्या होती है, विकास के विभिन्न आयाम क्या होते हैं, विकास के विभिन्न सिद्धांत क्या होते हैं, विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक क्या होते हैं, विकास के विभिन्न अवस्थाएं क्या होती है, विकास को लेकर अलग अलग राय, परिवेश, पोषण एवं लालन पालन के साथ माता पिता एवं संरक्षण, निरंतर एवं चरणबद्ध विकास, प्रारंभिक एवं परवर्ती अनुभव का प्रभाव। इस सब में क्या क्या है, सबसे पहले देखेंगे बाल विकास की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। उसके बाद है विकास के विभिन्न आयाम, वेरियस डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट क्या होते हैं वो जानेंगे। साथ ही साथ विकास के विभिन्न सिद्धांत, वेरियस थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट और विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक, मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग द डेवलपमेंट। उसके बाद है विकास की विभिन्न अवस्थाएं, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के अलग अलग स्टेजेस क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। विकास को लेकर अलग अलग राय यानी डिफरेंट ओपिनियन रिगार्डिंग टू डेवलपमेंट। उसके बाद आता है परिवेश यानी बच्चों का जो इन्वायरमेंट है वो ऐसा होना चाहिए। उसके बाद है पोषण एवं लालन पालन, न्यूट्रिशन एंड पेरेंटिंग। न्यूट्रिशन एंड पेरेंटिंग के बाद है माता पिता एवं संरक्षण, निरंतर एवं चरणबद्ध विकास, पेरेंट्स एंड गार्डियंस, कंटिन्यूस एंड फेज डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए बच्चों का वो जानेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रारंभिक एवं परवर्ती अनुभव का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ इनिशियल एंड सब्सिक्वेंट एक्सपीरियंस, क्या होता है बच्चों के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, उनका यही सब है इस यूनिट 3 में। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिट 4 की, जो कि हमारी है शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट। इसके अंदर ये भी बहुत छोटी यूनिट और अच्छी यूनिट है। इसके अंदर वृद्धि एवं परिपक्वता क्या होता है, वृद्धि से आश्रय, परिपक्वता से आश्रय, गामक विकास से आश्रय, गामक विकास की विशेषताएं, गामक कौशल का विकास, शारीरिक विकास के प्रमुख आधार, शारीरिक विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो यही सब है। तो सबसे पहले है वृद्धि एवं परिपक्वता। वृद्धि क्या होती है, ग्रोथ एंड मैच्योरिटी। फिर है मीनिंग ऑफ ग्रोथ यानी वृद्धि से आश्रय, मीनिंग ऑफ मैच्योरिटी यानी परिपक्वता से आश्रय क्या है। उसके बाद गामक विकास और गामक विकास से आश्रय, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट क्या होता है और मीनिंग ऑफ प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट की क्या मीनिंग होती है वो जानना। साथ ही साथ गामक विकास की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ एवोल्यूशनरी
इमोशनरी डेवलपमेंट क्या होता है, साथ ही साथ गामक कौशल का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल, जो हमारी मोटर स्किल्स है उनका कैसे डेवलपमेंट होता है बच्चों की, वो जानना। उसके बाद है शारीरिक विकास और शारीरिक विकास प्रमुख आधार, फिजिकल डेवलपमेंट एंड मेन बेसिस ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट क्या होती है उसको आपको जानना है। उसके बाद शारीरिक विकास की अवस्थाएं, जो बच्चों के शारीरिक विकास के जो स्टेजेस होते हैं, स्टेजेस ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है उनके बारे में जानना, और शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल डेवलपमेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है वो इकाई 5 है, वो कौन सी है, नैतिक एवं संवेगात्मक विकास यानी मॉरल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। इसके अंदर क्या है, भावनाओं एवं संवेगों का विकास। संवेग क्या है, प्रमुख संवेग, संवेग नियंत्रण, संवेगों के विकास के कारकों की भूमिका, संवेगात्मक विकास के विभिन्न चरण एवं प्रक्रिया, संवेगात्मक विकास की अवस्थाएं, लगाव के सिद्धांत व लगाव के आश्रय, जॉन बॉल्बी के लगाव का सिद्धांत, और साथ ही साथ लगाव के घटक, लगाव की विशेषताएं, व्यक्तित्व, आत्म प्रत्यय, स्वयं और व्यक्तित्व विकास के निर्धारक, एरिक्सन का सिद्धांत, नैतिक विकास, पियाजे का सिद्धांत और कोल्सबर्ग का सिद्धांत। तो इस यूनिट के अंदर, इस इकाई के अंदर क्या क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग यानी भावनाओं एवं संवेग का विकास कैसे होता है, वो संवेग क्या है यानी व्हाट इज मोमेंटम, मोमेंटम है क्या उसके बारे में जानना। प्रमुख संवेग यानी मेजर इमोशंस होते क्या है, संवेग नियंत्रण, इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जाता है वो, साथ ही साथ है संवेगों के विकास के कारकों की भूमिका, रोल ऑफ फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस क्या होते हैं वो जानिए। साथ ही साथ ये इसके अंदर है संवेगात्मक विकास के विभिन्न चरण एवं प्रक्रिया, वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोसेस ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट क्या होते हैं। उसके बाद है संवेगात्मक विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट क्या होती है, लगाव के सिद्धांत एवं लगाव से आश्रय, थ्योरी ऑफ अटैचमेंट, मीनिंग ऑफ अटैचमेंट क्या होता है, जॉन बॉल्बी का लगाव के सिद्धांत क्या है, जॉन बॉल्बी अटैचमेंट थ्योरी क्या है वो आपको जानना, और लगाव के घटक एवं लगाव की विशेषता यानी कंपोनेंट्स ऑफ अटैचमेंट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अटैचमेंट। उसके बाद है व्यक्तित्व, आत्म प्रत्यय, स्वयं यानी पर्सनालिटी, सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ क्या होता है वो जानना। उसके बाद व्यक्तित्व विकास के निर्धारक क्या होते हैं, डिटरमिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता है। उसके बाद एरिक्सन के सिद्धांत क्या होते हैं, एरिक्सन थ्योरी क्या होती है। उसके बाद नैतिक विकास, पियाजे के सिद्धांत क्या होते हैं यानी मॉरल डेवलपमेंट ऑफ पियाजेस थ्योरी। जो उसके बाद है कोल्सबर्ग का सिद्धांत, कोल्सबर्ग ने क्या सिद्धांत दिया था, जो कि ज्ञान के सिद्धांत दिया था, वो जानेंगे। इसके बाद हम इस स्लाइड में देख रहे हैं कि ये जो 3 पिक्चर्स बनी है, जॉन बॉल्बी की, एरिक्सन की, कोल्सबर्ग की, इन्होंने कौन सी थ्योरीज दी थी। तो सबसे पहले जो है जॉन बॉल्बी है, उन्होंने थ्योरी ऑफ अटैचमेंट दी थी। एरिक्सन जो है उन्होंने दी थी थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, और कोल्सबर्ग है उन्होंने थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास की थ्योरी दी थी। उसके बाद एक और जो है यहाँ पे जीन पियाजे है, वो महान व्यक्ति, जिन्होंने क्या दी थी, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी ज्ञान का विकास, थ्योरी ऑफ ज्ञान के विकास कैसा हो, किस तरीके से होता है वो देखेंगे। इस साइड में यहाँ पे जैसे जो है 4 बच्चे, छोटे 4 बच्चों की पिक्चर्स दे रखी है। इसमें ज्ञान का विकास यानी जैसे छोटे बच्चे पैदा होने से 2 साल तक कैसा होता है, उसके बाद 2 साल से 7 साल कितना ज्ञान आ जाता है उसमें, 7 साल से तीसरे लड़के में 7 साल से 11 साल में कितना ज्ञान आता है, और उसके बाद 12 से नेक्स्ट एज तक कितना ज्ञान आता है वो बता रखा है। इसके बाद है व्हाट इज क्लिनिकल इंटरव्यू, ये क्लिनिकल इंटरव्यू मेथड्स भी जीन पियाजे ने दिए, जो कि हम फर्दर पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे इकाई 6 की यानी यूनिट 6, समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन। समाजीकरण का आश्रय, समाजीकरण के प्रकार, समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, समाजीकरण की का परिस्थिति सिद्धांत, समाजीकरण के विभिन्न संस्थाएं, परिवार, विद्यालय, समुदाय, मित्र मंडली, स्पर्धा, संयोग, शिक्षक, मीडिया और आक्रामकता, जेंडर की समझ, जेंडर आधारित समाजीकरण की प्रक्रिया, जेंडर के विकास पर प्रभावी कारक, समाजीकरण की अस्मिता के विकास पर प्रभाव, लिंग, धर्म, जाति, क्षेत्र आदि, विभिन्न परिस्थितियों में बचपन जो कि अनाथालय में, फुटपाथ पर, झुग्गी झोपड़ी में कामकाजी बच्चे आदि, बच्चों पर विपरीत परिस्थितियों का प्रभाव, हिंसा, नशाखोरी, बाल प्रताड़ना, पारिवारिक मनमुटाव आदि। इसमें हम क्या जानेंगे, सबसे पहले जानेंगे समाजीकरण होता क्या है और उसका आश्रय क्या है और उसके क्या प्रकार होते हैं, मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन एंड टाइप ऑफ सोशलाइजेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। उसके बाद है समाजीकरण की पारिस्थितिक सिद्धांत यानी इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन क्या होती है, उसको भी जानना। उसके बाद है समाजीकरण के विभिन्न संस्थाएं यानी वेरियस इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन। समाजीकरण की क्या क्या संस्थाएं वो उसके साथ जानने की कोशिश करेंगे, वो कौन सी होती है, जैसे कि परिवार हो गया यानी फैमिली हो गई, विद्यालय यानी स्कूल होगी, कम्युनिटी यानी समुदाय, मित्र मंडल यानी फ्रेंड्स, स्पर्धा यानी कॉम्पिटिशंस, और उसके बाद संयोग यानी कॉर्पोरेशन, शिक्षण यानी टीचर्स, मीडिया यानी मीडिया और आक्रामकता। उसके बाद है हमारा यानी एग्रेशन
सोशलाइजेशन। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर प्रोसेसेस ऑफ जेंडर बेस्ड सोशलाइजेशन, यानी जेंडर की समझ, जेंडर आधारित समाजीकरण की प्रक्रिया, कैसे जेंडर को हम समझते हैं और उसके कौन से प्रोसेस है सोशलाइजेशन में। जेंडर डेवलपमेंट एंड इन्फ्लुएंस, जेंडर का विकास व प्रभावी कारक, क्या क्या उसके जेंडर का विकास कैसे होता है और उसके क्या प्रभावी कारक है। उसके बाद समाजीकरण की अस्मिता के विकास पर प्रभाव, कैसे जो है इफेक्ट्स ऑफ सोशलाइजेशन ऑन डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिटी, एक इंसान की आइडेंटिटी के ऊपर जो है उस समाजीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे कि जेंडर यानी लिंग, रिलीजन यानी धर्म, और उसके बाद है कास्ट यानी जाति, क्षेत्र यानी रीजन आदि एक्सेट्रा। उसके बाद में दिया गया है कि विभिन्न परिस्थितियों में बचपन कहाँ पे होता है, कैसे चाइल्डहुड इन वेरियस सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन में बचपन बिताना, कैसे बच्चे अलग अलग सिचुएशन में बचपन बिताते हैं, जैसे कि अनाथालयों में यानी चिल्ड्रन लिविंग इन ऑर्फनेज। उसके बाद फुटपाथों पर, ऑन फुटपाथ्स, वर्किंग चिल्ड्रन इन स्लम यानी झुग्गी चोपड़ी में कामकाजी बच्चे आदि। उसके बाद है बच्चों पर विपरीत परिस्थितियों का प्रभाव यानी इम्पैक्ट्स ऑफ एडवर्स सर्कमस्टेंसेस ऑन चिल्ड्रंस, कैसे प्रभाव पड़ता है, जैसे हिंसा यानी वायलेंस, नशाखोरी यानी ड्रग अब्यूज, बाल प्रताड़ना यानी चाइल्ड अब्यूज, पारिवारिक मनमुटाव यानी फैमिली डिस्कॉर्ड एक्सेट्रा यानी आदि। शिक्षकों की अपेक्षाओं का विद्यार्थियों पर प्रभाव यानी इम्पैक्ट ऑफ टीचर्स एक्सपेक्टेशन ऑन चिल्ड्रन, ये सब जो है इसी सोशलाइजेशन यूनिट में पढ़ना होगा। उसके बाद है इकाई 7 यानी यूनिट 7, जो कि हमारे बच्चों के अध्ययन के तरीके, चिल्ड्रन स्टडी मेथड, बच्चों के अध्ययन के तरीके क्या क्या होते हैं वो आपको जानना बहुत जरूरी होती है। इसमें है कि बच्चों के अध्ययन के तरीके क्या होते हैं, अवस्थाएं एवं महत्व, अवलोकन विधि, अवलोकन के प्रकार, अवलोकन के चरण, अवलोकन की सीमाएं, साक्षात्कार विधि, साक्षात्कार के प्रकार, साक्षात्कार प्रक्रिया के चरण, जिन पियाजे की नैदानिक साक्षात्कार विधि यानी क्लिनिकल विधि, साक्षात्कार की सीमाएं, विश्लेषणात्मक चिंतात्मक प्रतिक्रिया लेखन यानी रिलेटिव जर्नल, विश्लेषणात्मक चिंतात्मक लेखन की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण बिंदु, चिंतनशील विश्लेषणात्मक चक्र। उसके बाद है उपाख्यानात्मक यानी एनेक्डोटल अभिलेख के प्रकार एवं प्रारूप। इसमें हम देखेंगे कि बच्चों के अध्ययन के तरीके क्या होते हैं यानी मेथड्स ऑफ स्टडीइंग चिल्ड्रन। उसके बाद आवश्यकता एवं महत्व, उनकी क्या आवश्यकता, नीड्स और इम्पोर्टेंस क्या क्या होती है। उसके साथ ही साथ अवलोकन विधि क्या होती है और अवलोकन विधि के क्या प्रकार होते हैं, यानी ऑब्जर्वेशन मेथड्स क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होती है। नेक्स्ट है अवलोकन के चरण, अवलोकन के क्या चरण होते हैं यानी स्टेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। उसके बाद है अवलोकन की सीमाएं, क्या लिमिटेशंस होती है ऑब्जर्वेशंस की। उसके बाद है साक्षात्कार विधि, साक्षात्कार के प्रकार, साक्षात्कार की प्रक्रिया के चरण यानी इंटरव्यू मेथड, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू क्या होते हैं और स्टेप्स ऑफ इंटरव्यू प्रोसेस क्या होते हैं। उसके बाद है जीन पियाजे नैदानिक साक्षात्कार विधि यानी जीन पियाजे क्लिनिकल इंटरव्यू मेथड और क्लिनिकल विधि यानी क्लिनिकल मेथड। उसके बाद साक्षात्कार की सीमा यानी लिमिटेशंस ऑफ इंटरव्यू वो क्या होती है। उसके बाद है विश्लेषणात्मक चिंतात्मक प्रतिक्रिया लेखन यानी एनालाइजेशन, कॉन्टेम्पलेटिव रिस्पॉन्स राइटिंग यानी रिलेटिव जर्नल क्या होता है इसके बारे में जानना। उसके बाद है विश्लेषणात्मक चिंतनात्मक लेखन की प्रतिक्रिया के महत्वपूर्ण बिंदु यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ प्रोसेस ऑफ एनालिसिस, एनालिटिकल और रिफ्लेक्टिव राइटिंग क्या होते हैं। उसके बाद होता है चिंतनशील और विश्लेषणात्मक चक्र यानी रिफ्लेक्टिव और एनालिटिकल साइकिल क्या होती है उसके बारे में भी जानना। उसके बाद है उपाख्यानात्मक और एनेक्डोटल अभिलेख के प्रकार एवं प्रारूप यानी एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, फॉर्मेट क्या होते हैं। इसी के साथ ये हमारी जो 7 यूनिट्स है वो पूरी होती है। यूनिट्स पूरी होने के बाद में जो है नेक्स्ट एक एक करके सब पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज ऑल इन दिस वीडियो।